नमस्कार, इतना स्वदेश पे कल की तैयारी में आपका स्वागत है। मैं हूं मनीष गिरी। अगले आधे घंटे मैं बताऊंगा कि आज भारतीय बाजारों में क्या हुआ, कल के लिए उससे कौन से अहम ट्रिगर्स है जिस पे आपको नज़र रखनी चाहिए, कल बाजार में का दायरा क्या हो सकता है उस पर चर्चा करेंगे, कल के कुछ शेयरों के बारे में चर्चा करेंगे। और चूँकि ये शो आपका है तो आपके तमाम सवालों का भी हम जवाब देंगे जो हमारे साथ जानकार जुड़ेंगे। इस शो में आप भी जुड़ सकते हैं, आप अपने भी सवाल पूछ सकते हैं। तरीका बेहद आसान है। इतना स्वदेश के सोशल मीडिया पेज पे जाइए, आपको केकेटी लिखना है कल की तैयारी, और वहाँ पे जाके आप अपने सवाल भेज सकते हैं। ट्विटर और फेसबुक पे आप जो है इतना स्वदेश को फॉलो कीजिए, इंस्टाग्राम पे फॉलो कीजिए। इसके अलावा यूट्यूब पे भी जाके फॉलो कर सकते हैं। चूँकि मैं बात यूट्यूब की कर रहा हूँ तो यूट्यूब पे जाइए, कल की तैयारी शो को देखिए। बेहद आसान तरीका है आपके लिए अपने सवाल हमारे तक पहुँचाने के लिए। वहाँ कमेंट बॉक्स में आप अपने सवाल दीजिए, आप अपना फीडबैक भी दे सकते हैं शो को लेके। आपको जो भी सवाल हो वो भी पूछ सकते हैं। आपको अपना नाम, शहर का नाम, कौन सा शेयर है, किस भाव पे आपने लिया है, ये तमाम जानकारी आप भेज दीजिए। फिर हमारे जो जानकार हमारे साथ शो में जुड़ते हैं वो आपकी निश्चित रूप से मदद करेंगे। क्योंकि सवाल काफ़ी ज़्यादा आ रहे हैं तो हम कोशिश करते हैं ज़्यादा से ज़्यादा सवाल लेने के। जिन लोगों के सवाल नहीं लिए जाते हैं उनके सवाल में अगले दिन लेते हैं। तो निश्चित रूप से आप इस बात का पूरा भरोसा रखिए। कई लोगों ने बार बार लिखते हैं यूट्यूब पे कि आप हमारे सवाल नहीं लेते हैं, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। थोड़ा समय की कमी होती है इसलिए हम सवाल नहीं पाते। भरोसा रखिए, आपके सवाल हम जरूर लेंगे। इतना स्वदेश पे जरूर आपके सवाल लिए जाएंगे। लेकिन आज देखिए कहीं ना कहीं सीधे तौर पे बाजार में हमने काफ़ी ज़्यादा उतार चढ़ाव का दौर देखा, लेकिन जिस तरीके से रिकवरी देखने को मिली वो बेहद शानदार थी। आज चूंकि बैंक निफ्टी की एक्सपायरी थी तो सबसे पहले बैंक निफ्टी का चार्ट दिखाइए, क्योंकि उससे ही पता चलेगा कि आज हुआ क्या। सुबह से हम देख रहे थे कि थोड़ा निफ्टी में दबाव देखने को मिल रहा था, लेकिन बैंक निफ्टी सुबह से ही थोड़ी मजबूती दिखा। सबसे पहले बैंक निफ्टी का चार्ट दिखाइए। बैंक निफ्टी सुबह से मजबूती दिखा रहा था, उसके दम पे अब देखिए बैंक निफ्टी सुबह से मजबूत है। एक बार के लिए 47,000 के आसपास आया, 47,010 का उसने निचला स्तर बनाया, वहीं से एक रिकवरी देखने को मिली और दिन भर एक मजबूती के साथ कारोबार किया और दिन के ऊपरी स्तर के आसपास पहुंचा। तो निफ्टी बैंक की मजबूती ने आज कहीं ना कहीं निफ्टी को सपोर्ट दिया और निफ्टी को आखिरकार ऊपर की तरफ खींचा। और ये देखिए लास्ट के आधे घंटे में निफ्टी में क्या शानदार रिकवरी देखने को मिली, दिन के ऊपरी स्तर के आसपास बंद हुआ। निफ्टी को खींचा किसने? रिलायंस में हमने देखा कि लास्ट के आधे घंटे में एक शानदार तेजी देखने को मिली, जिसके दम पे निफ्टी में इस तरह की मजबूती देखने को मिली और दिन के ऊपरी स्तर के आसपास पहुंचा। इसके अलावा कुछ स्टॉक और देखिए जिसकी वजह से हमने देखा कि रिकवरी देखने को मिली। खासतौर पे आईसीआईसीआई बैंक देखिए, हीरो मोटर कॉर्प देखिए, टाटा मोटर्स देखिए, इंडसइंड बैंक देखिए, जिनमें हमने देखी कि आज मजबूती आती हुई दिखी और इनके दम पे जो है बाजार में लास्ट के आधे घंटे में देखिए हीरो मोटर कॉर्प में क्या रिकवरी देखने को मिली। और ये वो स्टॉक्स हैं निफ्टी के जिन्होंने निफ्टी को ऊपर की तरफ खींचा और दिन के ऊपरी स्तर के आसपास बंद करने में कह सकते हैं कि निफ्टी कामयाब रहा। हालांकि इस बाजार में कई शेयर थे जिसमें आज के ट्रेड में एक अच्छी मजबूती देखने को मिली। एक शेयर देखिए मुंजाल ऑटो, जिसकी हमने चर्चा 12:30 बजे के आसपास की। उसमें हमने देखा कि बाद में सर्किट लगता हुआ दिखा, एक अच्छी मजबूती के साथ जो है बंद होता हुआ शेयर 10% का सर्किट लगा। इसके अलावा कुछ और मिड कैप स्टॉक्स देखिए जहाँ आज के ट्रेड में अच्छी मजबूती थी। एनसीसी दिखाइए, अरविंद लिमिटेड में अच्छी मजबूती थी। आरवीएनएल में वापस से आज के ट्रेड में एक अच्छी मजबूती देखने को मिली। कल भी शेयर पर चर्चा हुई थी इसी शो में। इसके अलावा आप आज के ट्रेड में देखिए कोचिन सीपीआर जैसे स्टॉक्स में मजबूती थे। कुछ ऐसे स्टॉक जो छोटे मझोले स्टॉक्स है ना, यस बैंक जैसे स्टॉक्स, उसमें आज के ट्रेड में वापस से खरीदारी देखने को मिली। यस बैंक, डिश टीवी जैसे स्टॉक्स देखिए, जो छोटे छोटे स्टॉक्स हैं कम प्राइस वाले, वहाँ आज के ट्रेड में एक अच्छी मजबूती बनती हुई दिखी। तो आज के ट्रेड में आप कह सकते हैं कि लार्ज कैप स्टॉक्स के साथ साथ छोटे मझोले शेयरों में खरीदारी भी देखने को मिल रही थी। तो यहाँ से बाजार अब क्या संकेत दे रहा है समझने की कोशिश करते हैं। हमारे साथ दो जानकार जुड़ चुके हैं, नितलेश पावस्कर और गिरीश सोडानी जुड़ चुके हैं। गिरीश, शुरुआत आपके साथ ही। वैसे तो आप मिड कैप का महारथी शेयर बताते हैं मेरे शो में जब आते हैं तो, लेकिन कल की तैयारी है तो बाजार सब कुछ अच्छा? देखिए बाजार, क्योंकि आज हमने एक बहुत अच्छा रैली भी देखा है, एक बहुत नीचे के लेवल्स पे हमने सस्टेनेबिलिटी देखी है। तो कहीं पे भी बाजार ने एक रैकेट दे दिया कि हम एक रेंज के अंदर जरूर चलने वाले थे, बट कहीं पे भी एक सपोर्ट जोन है 21,250 और 21,500 तक का। ये सपोर्ट जोन बहुत इंपॉर्टेंट कैटेगरीज पे काम कर रहा है और ये बाजार ने आज दिखा भी दिया। और इसका सबसे बड़ा बेनिफिट जाता है कि हमारे जो लार्ज कैप स्टॉक्स है उन्होंने काफी सपोर्ट करा, स्पेशली रिलायंस ने। तो जिस तरीके के आधे घंटे के एक रेंज में रिलायंस चला, उसकी वजह से बाजार हम बहुत अच्छे रेंज पे देख रहे थे। तो ओवरऑल स्ट्रक्चर काफी स्ट्रांग है, सस्टेनेबल है, बट स्टॉक स्पेसिफिक चलना चाहिए। जो मैं पिछले काफी टाइम से इस बाजार के अंदर, आपके चैनल पे भी ये काफी टाइम से ये बात बोल रहा हूँ कि स्टॉक स्पेसिफिक चले तो ज्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि बाजार का ऊपर नीचे का दौर हम देखेंगे, बट स्टॉक स्पेसिफिक रहेंगे तो हमें काफी बेनिफिट्स आएंगे। के तौर पर शेयरों पर नजर बना के चलिए। लेकिन इंडेक्स की बात है तो नितलेश के बिना
ये बात पूरी नहीं हो पाएगी। नितलेश नमस्कार, लेवल निफ्टी बैंक निफ्टी के लिए सपोर्ट रेजिस्टेंस। देखो निफ्टी में अगर हम लोग बात करेंगे तो सर को भी मैं क्लोजली सुन रहा था तो एग्जैक्टली वही सपोर्ट बन के आ रहा है 21,450 से लेके 21,500। ये लेवल के नीचे अगर ये आवरली क्लोजिंग भी दे देता है तो यहाँ पे हमें पैनिक सेलिंग हमें देखने को मिल सकता है। ऊपर में हर्डल की अगर हम लोग बात करेंगे तो 21,730 एक इम्पोर्टेंट लेवल है। इसके ऊपर बाजार जाता है तो एक बार के लिए 21,900 ये लेवल्स हमें देखने को मिल सकते हैं। देखो बैंक निफ्टी में अगर हम लोग देखेंगे तो 47,500 एक इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस है और साथ साथ 47,700। ऐसे जैसे करके बाजार ने आज 47,000 को तो होल्ड कर लिया है, लेकिन देखना पड़ेगा कि मार्केट आने वाले समय में इसको सस्टेन करता है या फिर नहीं करता है। इसके नीचे अगर ये बाजार फिसलता है तो हमें पैनिक सेलिंग देखने को मिल सकता है, लेकिन बाजार अगर 47,600 700 ये लेवल के ऊपर सस्टेन होता है तो थोड़ा-सा शॉर्ट कवरिंग मूव हमें देखने को मिल सकता है। बाजार तो 48,000 तक चल सकता है। लेकिन मुझे लग रहा है आने वाले समय में एक बार के लिए हम लोग 21,200 से लेके 21,000 ये लेवल्स टेस्ट होते हुए देखने को मिलेगा। हायर साइड के ऊपर आपका 21,730 की आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए। तो 21,200 से लेकर 21,730 तक का रेंज नितलेश बता के चल रहे हैं निफ्टी के लिए। निफ्टी पर है, बैंक निफ्टी पर उन्होंने अपना नज़रिया दिया है। अब बिना देरी किए फटाफट जो है ना कॉलिंग तमाम दर्शकों के सवाल लेते हैं। और गिरीश और नितलेश, भारत में जो है ना तेजस ट्रेन और वंदे भारत ट्रेन की बहुत चर्चा है, और दोनों की चर्चा इसलिए है कि दोनों में रफ्तार खास है। तो चूंकि हमारे पास बहुत सवाल आए हैं तो आज मैं आप दोनों से उम्मीद करता हूँ कि फटाफट जवाब दीजिएगा रफ्तार के साथ ही। जो पहला सवाल है आईटी कंपनी विप्रो पे है। नीलेश सारू का सवाल है, 100 शेयर इनके पास है, 457 रुपये के भाव पे। गिरीश क्या राय होगी, कल से आईटी कंपनी के नतीजों की शुरुआत होने वाली है? डेफिनेटली इनको होल्ड करना चाहिए क्योंकि आईटी कंपनीज के नतीजों में कहीं पे भी हम थोड़ा सा इम्प्रोवाइजेशन देखेंगे। आज सुबह हमारी ऑलरेडी बात भी हो रही थी, तो कंपैरेटिवली मुझे यही लगता है कि यहाँ पे होल्ड करके रखें, बट 430 432 तक का एक स्टॉप लॉस रिवाइज कर दे अपना और होल्ड करके रखें। 510 तक के लक्ष्य रख सकते हैं 1 से 3 महीने के टाइम फ्रेम। नीलेश जी होल्ड करिए, 1 से 3 महीने में 510 रुपये तक का लक्ष्य देखने को मिल सकता है। 430 रुपये का आप चाहें तो एक स्टॉप लॉस लगा के चल सकते हैं। रवीन जी का सवाल है, एकिया एनर्जी पे 150 शेयर के पास है, 560 रुपये के भाव पे हमने एक अच्छी रैली देखी है शेयर में। क्या रहा होगी, हालांकि बीते कई सत्रों से देखिए शेयर जो है परफॉर्म नहीं कर रहा है। इनफैक्ट सितंबर के बाद से हम देख रहे हैं 700 से गिर के ये 422 के आसपास आ चुका है। क्या रहा होगी आपकी तरफ से नितलेश? देखिए स्टॉक में अगर हम लोग नीचे में देखेंगे तो एक बेस फॉर्मेशन है 400 से लेके 380 एक इम्पोर्टेंट लेवल है। इसके नीचे जाता है तो खराब माना जाएगा, लेकिन ऊपर में सेम हर्डल भी है 450 का। ये 450 के ऊपर निकलेगा तो यहाँ से एक मोमेंटम हमें देखने को मिल सकता है। अगर आपको लॉन्ग होल्ड करना होगा तो 380 रुपए का आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए तो आप यहाँ पे 395 के आसपास एवरेज कर सकते हैं, लेकिन स्टॉप लॉस 380 जरूर बनाए रखें। 450 के ऊपर इसमें एक मोमेंटम स्टार्ट होगा, फिर स्टॉक 510 तक भी चल सकता है। 395 के आसपास आप एवरेज करके चल सकते हैं। 480 का, लेकिन 380 का आपको इसमें स्टॉप लॉस लगाना पड़ेगा। एकिया एनर्जी पे राय आती हुई नवीन जी का सवाल है, जीएमआर एयरपोर्ट्स पे 215 शेयर के पास है, 83 रुपये के भाव पे हमने देखा एक अच्छी रैली देखने को मिली पिछले दिनों कई खबरों के दम पे। गिरीश, क्या राय होगी जीएमआर एयरपोर्ट्स पे आपकी? जीएमआई होल्ड ही रखना चाहिए क्योंकि जैसे कि हम देख रहे हैं एयरपोर्ट्स को डेवलपमेंट्स वाले प्रपोजिशंस पे गवर्नमेंट काफी इन्वॉल्व हो रही है। तो जीएमआई एयरपोर्ट्स पे वैसे भी इनके ऑर्डर बुक्स धीरे धीरे काफी रिवाइज हो रहा है, 22-23% का ऑर्डर बुक्स इम्प्रोवाइजेशन है, तो होल्ड करके रखें। बट एटलीस्ट एक स्टॉप लॉस मेंटेन कर लें। जहां तक मुझे ऐसा लगता है एक होल्डिंग बेसिस पे 78.50 का एक स्टॉप लॉस रखना चाहिए इनको और 95 का एक टारगेट रखना चाहिए। 95 में एटलीस्ट अगर 95 का रेंज आ जाता है तो अपना पार्शियल प्रॉफिट बुक करके एक बार का सिवाइज स्टॉप लॉस करते हैं। 78-50 पे स्टॉप लॉस लगे, 95 तक के लिए होल्ड करके चल सकते हो, वहाँ आप प्रॉफिट एक बार के लिए बुक कर ले। नवीन जी का, पंकज जी का सवाल है, त्रिवेणी टर्बाइन पर उन्होंने सवाल पूछा है, 407 शेयर के पास है, 436 रुपये के भाव पे। नितलेश, क्या रहा होगी त्रिवेणी टर्बाइन? नहीं, इसमें अगर हम लोग बात करेंगे तो स्टॉक अभी के लिए थोड़ा-सा ठंडा पड़ चुका है, लेकिन इसमें एक लेवल का ऊपर मैं कंटीन्यूअसली वेट कर रहा हूँ 420 425 इस लेवल के ऊपर निकलता है तो यहाँ से एक मोमेंटम हमें देखने को मिल सकता है। तो यहाँ पे आपको एक स्टॉप लॉस मैं सजेस्ट करूँगा 378 रुपीज़, मतलब यहाँ से 14 रुपए नीचे आपको स्टॉप लॉस प्लेस करना पड़ेगा। 420 रुपए के ऊपर एक तेजी हमें देखने को मिल सकती है स्टॉक। 420 के ऊपर एक तेजी दिखती है, 378 के आसपास का आपको इसमें स्टॉप लॉस लगाने की सलाह दे रहे हैं पंकज। राहुल जी का सवाल है, ग्रेविटा पे 30 शेयर के पास है, 1090 रुपये के आसपास के 1090 पर उन्होंने लिया है। ग्रेविटा में हमने देखा था सीधे तौर पे 500 से एक बड़ी तेजी की शुरुआत हुई थी और ये जो है करीब 1100 के आसपास तक पहुंचा था। गिरीश, पिछले एक महीने से थोड़ा अंडर परफॉर्म कर रहा है, कोई दिक्कत? देखिए फंडामेंटल तौर पे तो कोई दिक्कत नहीं है, बट थोड़ा सा एक स्टॉक का कहीं पे भी अगर हम
रिजल्ट्स पर पोजीशन पे देखे तो थोड़ा सा एक प्रेशर था, जिसकी वजह से एक थोड़ा सा नीचे का ग्राउंड साइड दिखाई दिया था। बट प्लास्टिक रिसाइकिल प्लांट्स में ऑलरेडी काम कर रही है कंपनी, एंड उनसे से काफी एक अच्छा रेवेन्यू प्रपोजिशन आता है इस कंपनी का। तो यहाँ पे एक स्टॉप लॉस मेंटेन करके रखें। अगर ये 1010 तक का या 1009 का एक लेवल तोड़ता है, तो मुझे यहाँ पे लेवल्स यहाँ से 5-7% और नीचे दिखाई देंगे, तो एटलीस्ट वो एक स्टॉप लॉस करके होल्ड करके रखें। बट अपसाइड पे भी मुझे बहुत ज्यादा अपसाइड नहीं दिखाई दे रही, क्योंकि कंपनी अपने मार्जिन प्रपोजिशन पे काफी काम कर रही है। एक बार जब तक वो क्लैरिटी नहीं आती, बहुत ज्यादा पॉजिटिविटी तो नहीं आएगी। तो एटलीस्ट अपने कहीं पे भी बाइंग रेंज के आसपास से थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुक करके एक बार का बाहर हो जाए। सीधे तौर पे ये रहा है, तो भी बहुत ज़्यादा उम्मीद तो नहीं है, तो अब सीधे तौर पे आप 1009 का स्टॉपस लगाए राहुल, जैसे ही आपके टारगेट के खरीद भाव के आसपास आता है तो एक बार के लिए स्विच कर जाए। ग्रीस को बहुत ज़्यादा तेज़ी दिख नहीं रही है शेयर में। सुमित का सवाल है जी एंटरटेनमेंट पे, ये सवाल भी ग्रीस में आपसे ही लूँगा। 1000 शेयर 271 रुपये के भाव पे डील हो रही है नहीं हो रही है, हो रही है नहीं हो रही है, क्या करे जी एंटरटेनमेंट पे ग्रीस? बहुत सारी कैलकुलेशंस ऑलरेडी इनमें चल रही हैं, क्योंकि इसकी क्लैरिटी मतलब हर दिन हम कुछ ना कुछ नया खबर सुनते हैं, नई खबर नहीं आ जाती है कि डिटेल्स में काम कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, अभी ये रिपोर्ट सबमिट कर रहे हैं वो रिपोर्ट सबमिट। तो ओवरऑल स्ट्रक्चर जब तक क्लैरिटी नहीं आती, मुझे तो यही लगता है कि एटलीस्ट इस स्टॉक से बाहर ही रहना चाहिए, क्योंकि एक बार क्लैरिटी आएगी उसके बाद ही हम काफी कुछ चीजें कह पाएंगे इस स्टॉक के बारे में। तो एटलीस्ट मेरा सजेशन ये है कि थोड़ा सा भी अगर हाई मिलता है तो अपनी पोजिशंस को एक बार का बुक कर लें। न्यूज बेसिस वाले स्टॉक्स में ना पड़े, ये बाजार उस लायक है ही नहीं, तो प्लीज दूर रहें इस टाइप के स्टॉक से। तो ये राय आते हुए सीधे तौर पे जी एंटरटेनमेंट पे फटाफट एक खबर लेते हैं, फिर इस शेयर पे भी चर्चा करेंगे। जिस खबर की मैं बात कर रहा हूँ, दरअसल क्या है कि जो FMCG कंपनियाँ होती हैं उनके प्रोडक्ट के डिस्ट्रीब्यूटर्स होते हैं, और आजकल जो है ना HUL के डिस्ट्रीब्यूटर्स और मैनेजमेंट के बीच में फिक्स्ड मार्जिन को लेके विवाद चल रहा है। इसी दौरान पार्ले और मैरिको ने जो है डिस्ट्रीब्यूटर्स के मार्जिन बढ़ा दिए हैं। ये मार्जिन कितने बढ़ाए हैं, इसका क्या असर होगा, ये तमाम जानकारी देने के हमारे साथ हमारी सहयोगी आस्था चोपड़ा जुड़ चुकी है। आस्था, क्या है पूरी खबर? काफ़ी समय से चले आ रहे तनाव डिस्ट्रीब्यूटर्स और HUL के बाद और FMCG कंपनीज जो कि मारिको और पार्ले ने भी अपना मार्जिन स्ट्रक्चर बदल लिया है, लेकिन इस बार फिक्स मार्जिन स्ट्रक्चर एक बहुत अच्छे बदलाव की तरफ बढ़ा है। उन्होंने अपना मार्जिन स्ट्रक्चर बढ़ा दिया है डिस्ट्रीब्यूटर्स की तरह के लिए। तो अगर हम बात करें डिस्ट्रीब्यूटर मार्जिन स्ट्रक्चर की, वो इंक्रीज़ कर दिया गया है 5%, जो कि पहले 3% था। मारिको ने 5% इंक्रीज़ कर दिया फिक्स मार्जिन स्ट्रक्चर, जो पहले 3% था। और पार्ले बिस्किट्स ने भी अपना मार्जिन स्ट्रक्चर 5.3% इंक्रीज़ कर दिया, जो कि पहले 3% था। और पार्ले स्नैक्स की अगर बात करें, उन्होंने सबसे ज़्यादा मार्जिन स्ट्रक्चर अपना बढ़ा के फिक्स मार्जिन स्ट्रक्चर 6.75% कर दिया है, जो कि पहले 5.5 था। साथ ही साथ उन्होंने वेरिएबल मार्जिन भी इंक्रीज़ करा है डिस्ट्रीब्यूटर्स का, लेकिन वो इतना बर्डनिंग नहीं है जितना दूसरी कंपनी जैसे HUL ने करा था। उन्होंने भी अपना मार्जिन स्ट्रक्चर, वेरिएबल मार्जिन स्ट्रक्चर बढ़ा के 1% कर दिया है, जो पहले 0.5% था। तो इस मार्जिन स्ट्रक्चर 5 से 6% मार्जिन स्ट्रक्चर जो उन्होंने फिक्स मार्जिन बढ़ाया है, इससे इस डिसीजन से डिस्ट्रीब्यूटर्स काफ़ी खुश हैं, अनलाइक HUL से। अभी भी वो HUL के रिप्लाई का वेट करें ताकि वो अपनी मार्जिन स्ट्रक्चर को रिवाइज करें और जो उन्होंने फिक्स मार्जिन कम करा था उसको बढ़ाएं। और हमने साथ ही साथ मारिको और पार्ले को भी ईमेल करा था, पर जो हमारे पास अभी आंसर नहीं आया है। पर डिस्ट्रीब्यूटर्स इन फैसलों से काफ़ी खुश हैं और वो HUL का वेट करें ताकि वो इसी मामले में हमको वापस रिप्लाई करें। शुक्रिया आस्था, ये तमाम जानकारी देने के लिए। मैरिको HUL दोनों में से कोई शेयर पसंद आ रहा है क्या ग्रीस आपको इस लेवल पे? देखिए, मेरे लिए HUL ही रहेगा, क्योंकि मैरिको के रिजल्ट्स प्रपोजिशंस पे मैं वो काफी डिसअपॉइंटेड रहा है। सिंगल डिजिट ग्रोथ रही है, बहुत ज्यादा फर्दर डेवलपमेंट्स भी नहीं आए हैं। कंपनी की तरफ से भी जो कमेंट्री थी उसमें भी कोई बहुत बड़ा स्ट्रॉन्ग बेनिफिट्स नहीं देखने को मिला है। तो ये बस न्यूज बेसिस पे थोड़ा बहुत अगर वर्किंग चल सकती है तो चल जाएगी, बट ओवरऑल अगर फंडामेंटल तौर पे बात करी जाए तो मेरा अभी भी बेट HUL पर ही रहेगा। तो इस लेवल पे पसंद आ रहा है मैरिको के मुकाबले ज़्यादा। HUL तो पसंद आ ही रहा है, इसके अलावा कुछ और स्टॉक्स भी हैं जो गिरीश को और निखिलेश को पसंद है। बात करते हैं VIP स्टॉक्स की। तो HUL तो आपने पसंद कर लिया गिरीश, विप्रो अपने होल्ड करने की सलाह दे दी। अब VIP स्टॉक्स बताइए। हमारी रिसर्च टीम ने एक स्टॉक ऑलरेडी शेयर करा भी था, एंड हम उसी के ऊपर स्टिक हैं। इंडस टावर है, संजीव सर ने भी ऑलरेडी ये स्टॉक हमारी तरफ से ही रिकमेंड करा था IFL की तरफ से। तो हम स्टक रहेंगे इंडस टावर को लेके। इंडस टावर का यहाँ से मुझे काफी अच्छा एक अपसाइड दिखाई देता है। जो रेंज कहीं पे भी मुझको
250 तक के रेंज में दिखाई देता है अगले 6 महीने के टाइम फ्रेम के लिए। ऑब्वियसली हम देख रहे हैं कि काफी एजेंसीज ने, काफी रिसर्च एजेंसीज ने ऑलरेडी इनका डबल अपग्रेड करा है स्टॉपर्स को लेकर। कंपनी का काफी एक्सपांशन प्रपोजिशन चल रहा है, 49% से नेट रेवेन्यू इंक्रीज हुआ है। हालांकि मार्जिन प्रपोजिशन पर थोड़ा सा कंपनी काम कर रही है, तो रीस्ट्रक्चरिंग काफी स्मूथली चलेगी तो 12 से 13% के मार्जिन का अपसाइड कंपनी 2000 फाइनेंशियल ईयर 2026 तक सजेस्ट कर रही है। बट उसका रिएक्शन हमको डेफिनेटली अभी से ही दिखने लग जाएगा। तो कहीं पे भी हमको 6 महीने तक का जो टारगेट है वो 250 तक का दिखाई देता है। 250 तक का लक्ष्य देखने को मिल सकता है 6 महीने के लिए। वैसे गिरीश अगली बार अगर पाएंगे ना तो एक स्टॉक और दूसरा लेके आए, क्योंकि आप दूसरी बार बता रहे हैं इंडस टावर। ठीक है, डील डन गिरीश? बिल्कुल। चलिए नितलेश, आपकी तरफ से कौन सा शेयर है? देखिए मैं आईएक्स के साथ जाना पसंद करूंगा। आईएक्स में अगर हम लोग देखेंगे तो बड़े कंसोलिडेशन के बाद 140 को होल्ड करके कंफर्टेबली भी 160 के ऊपर ट्रेड कर रहा है, तो 165 के ऊपर निकलते ही हम लोग इसमें बाइंग करके चलेंगे। अभी 163 164 के आसपास चल रहा है, तो कल अगर 165 को क्रॉस कर देता है तो हम लोग इसमें लॉन्ग इनिशिएट कर सकते हैं। 158 आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए और इनिशियल टारगेट 180। अगर 180 को क्रॉस कर देता है तो यहाँ से मुझे 210 तक की भी चाल देखने को मिल सकती है। और मुझे लग रहा है कि यहाँ पे दूसरा एक मार्केट के ट्रेंड के साथ मैं जाना पसंद करूंगा, वो होगा बजाज ऑटो। बजाज ऑटो में यहाँ पे मैं इक्वाली करना पसंद करूंगा 7675 जो एक फैंसी नंबर है। उस फैंसी नंबर के नीचे अगर बाजार ये ट्रेड कर देता है तो हम लोग इसमें 7740 के स्टॉप लॉस के साथ शॉर्ट इनिशिएट करेंगे। 7600 हमारा पहला टारगेट होगा और दूसरा टारगेट होगा 7550। अगर हम लोग इसमें देखेंगे तो वीकली चार्ट के ऊपर एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न बन रहा है और यहाँ पे लग रहा है अगर इस लेवल के नीचे जाता है तो एक वीकनेस हमें बजाज फाइनेंस में देखने को मिल सकती है। क्या दिया टारगेट दिया? 767 7600 7500। स्टॉप लॉस क्या दिया बजाज ऑटो का आपने? 7740 7740। बजाज ऑटो में बिकवाली करने की सलाह होगी। 7740 का आपको स्टॉप लॉस लगाना है और 7600 पहला टारगेट, 7500 दूसरा टारगेट होगा। बजाज ऑटो में यहाँ से लगता है कि ये कुछ आप टारगेट स्टॉप लॉस गलत तो नहीं बता? बजाज ऑटो क्लोज बात तो 7000 के आसपास है। आपने स्टॉक गलत सुन लिया होगा, बजाज फाइनेंस। अच्छा, बजाज फाइनेंस, वही मैं कह रहा हूँ कुछ तो गड़बड़ लग रहा है। बजाज फाइनेंस होगा। बजाज फाइनेंस पे बिकवाली करने का एक बार बजाज फाइनेंस का चार्ट दिखाइए। 7740 का आपको इसमें स्टॉप लॉस लगाना है और 7600 और 7500 के टारगेट साथ बेच के चल सकते हैं। बजाज फाइनेंस शेयर है जिसमें कि लगता है कि दबाव ये हुआ ना। 7600 7500 का टारगेट होगा, 7740 का आपको इसमें स्टॉप लॉस लगाना। बजाज फाइनेंस पे बिकवाली करने की सलाह होगी। और आईएक्स एक शेयर है जो पसंद आ रहा है नितलेश को तेजी के लिए, और इंडस टावर गिरीश सोडानी को पसंद आ रहा है जिसमें कि खरीदारी करके चल सकते हैं। आप दोनों का शुक्रिया, नितलेश और गिरीश, इतना स्वदेश को समय देने के लिए, सही में तेजस की रफ्तार से जो है तमाम शेयरों पे राय देने के लिए। कल की तैयारी में आज के लिए इतना ही। उम्मीद करते हैं कि कल बाजार में फिर से बैंक निफ्टी के एक्सपायरी के दिन तेजी देखने को मिले। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।